मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना महामारी की वैक्सीन न होने के कारण बचाव ही सबसे बड़ा उपचार। उन्होंने टेस्टिंग और बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला सेवा योजन कार्यालयों को दिया निर्देश। कहा, कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को प्रभावी लाभ दिया जाए। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर। मंदिर निर्माण के साथ ही कई योजनाएं भी होंगी शुरू। कई दिनों की उमस के बाद राजधानी लखनऊ वासियों को मिली राहत। मौसम विभाग ने बताया, अभी भी प्रदेश में अच्छी मानसूनी बारिश की है संभावना। 31 जुलाई तक कई हिस्सों में होगी अच्छी बरसात। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब देखिए मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। भारत में कोविड-19 के 9,52,743 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 64.24% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मृत्यु दर और सुधार दर दोनों 0.25% हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 11,874 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की चपेट में आने से अब तक 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के रोगियों की रिकवरी दर को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमार तथा कमजोर व्यक्तियों की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। प्रदेश में टेस्टिंग संख्या में लगातार वृद्धि किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मेडिकल टेस्ट करके कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस कार्य में मदद प्रदान करने के लिए सेवा जनपदों के जिला सेवा योजन कार्यालयों को सक्रिय किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंतर्गत 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन अब करने का लक्ष्य रखा गया है। आरटीपीसीआर के माध्यम से 40-45 हजार और ट्रूनेट मशीन से लगभग 2,500 से 3,000 टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। हमारा प्रदेश टेस्टिंग में काफी आगे बढ़ रहा है। जैसा कल बताया गया था, दूसरी स्थान पर टेस्टिंग में अब आ गया है और जल्दी ही एवरेज टेस्टिंग पर डे हमारी देश में प्रथम स्थान पर होने की संभावना अब बन गई है। टेस्टिंग की क्षमता जो बढ़ाई गई है, अगस्त में जो नई इकाइयां टेस्टिंग की लैब्स स्टार्ट होंगी तो निश्चय ही ये कार्य और आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रोटोकॉल के अनुरूप समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिया है। दोनों अधिकारियों को माइक्रो एनालिसिस करते हुए स्वास्थ्य की पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक जनपद में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और चिकित्सा अधीक्षक हैं, डीजी हेल्थ से कहा है कि वो सभी लोगों से प्रतिदिन बात करें और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे डीजी मेडिकल एजुकेशन जरूर चर्चा करके सभी समस्याओं का समाधान कराएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को भी लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,490 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 27,934 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 44,520 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 1,497 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज न्यू केसेस 24 घंटे में 3,490 है। एक्टिव केसेस 27,934 है। डिस्चार्ज 44,520 है। डेथ्स 1,497 है और इस आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कल जो सैंपल टेस्ट किए गए हैं, लगभग 91,830 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं और टोटल अब पहली बार पूरे प्रदेश में 20 लाख से अधिक जो है सैंपल टेस्ट हो गए हैं। 20,33,089 सैंपल टेस्ट हो गए हैं। कल पूल टेस्ट भी किए गए हैं। 2,746 5 के पूल किए गए हैं, जिसमें 447 में पॉजिटिविटी आई है और 87 टेस्ट 10 सैंपल वाले किए गए हैं, जिसमें 8 में पॉजिटिविटी आई है।
अयोध्या में आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मंदिर निर्माण के साथ साथ अनेक परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। आइए देखते हैं ये एक रिपोर्ट। सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद खत्म हो गया। रक्त रंजित इतिहास अब अतीत की बात होगी। सामने होगी श्रद्धा की एक नगरी, जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर होगा। तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जब भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उसके साथ आकार लेना शुरू करेगी एक नई अयोध्या। उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद द्वारा लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग पर 600 एकड़ भूमि पर टाउनशिप तैयार करने की योजना है, जिससे विश्व स्तर पर अयोध्या को पहचान मिले, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी बेहतर बनाया जाएगा। रामचरित का मंचन करने के लिए पार्क और मंच तैयार किए जाएंगे। अयोध्या के कई कुंडों के सुंदरीकरण के लिए राज्य सरकार ने कार्य तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन पर अयोध्या के लिए जिन योजनाओं का लोकार्पण होगा, उनकी एक लंबी सूची है। भजन संध्या स्थल का 94% काम पूरा हो चुका है। 1902 लाख रुपए की लागत से यह बनी। दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र, रामकथा सर्किट के तहत रामकथा गैलरी के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने की सरकार की योजना है। फिलहाल आने वाले दिनों में पीढ़ियों से प्रतीक्षित भगवान श्री राम का मंदिर विहंगम होगा और विहंगम होगी अयोध्या। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या धाम पहुंचे और प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों को गति दे गए। उन्होंने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन कार्यक्रम को लेकर स्थलीय निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के सदस्यों से समूचे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी ली। श्री मौर्य ने अधिकारियों को तत्संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट अध्यक्ष नित्य गोपाल दास से मिलकर आशीर्वाद लिया और उन्हें 6-6 लाख के चेक स्वयं, परिवार और राम भक्तों की ओर से राम मंदिर निर्माण के सहयोग के रूप में प्रदान किया। उन्होंने हनुमानगढ़ी पर माथा नवाया और विराजमान रामलला स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और अयोध्या धाम के विकास को लेकर बनी योजनाओं और बारीकियों को समझा और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाए। एक राम भक्त के नाते जितनी खुशी से मैं झूम रहा हूँ, उतना बाहर दिखा नहीं सकता। और मैं समझता हूँ मेरे जैसे जो कोटि राम भक्त हैं, वह सब इसी प्रकार से प्रसन्नता से इस समय आह्लादित हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर जो 500 साल की लड़ाई थी, वह 500 साल की लड़ाई पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है और अब वह शुभ घड़ी आने जा रही है। इसके लिए हमारे विरोधी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको तारीख तो 5 अगस्त की मालूम हो गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर राम भक्तों से सोने और चांदी की ईंटें नहीं भेजने की अपील की है। अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फिलहाल राम भक्त पैसे भेज सकते हैं जिसकी जरूरत है, सोने और चांदी की ईंटें न भेजें। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल लेकर आज सुबह अयोध्या के लिए रवाना हुए। वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के किसानों के साथ खरीफ फसल प्रबंधन, टिड्डी नियंत्रण, पीएम किसान योजना, कृषक उत्पादन संगठन, मूल्य संवर्धन एवं जैविक खेती विषय पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष किसान
IC कलेक्ट्रेट फतेहपुर में भी मौजूद रहे, जिसकी बात कृषि वैज्ञानिकों से कराई गई। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे यूपी के 1 लाख से ज्यादा किसान जुड़कर कृषि तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। फतेहपुर में उप कृषि निदेशक अनिल कुमार पाठक ने बताया कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के खरीफ की फसलों व बागवानी के बारे में नई तकनीक की जानकारी दी, जिसका सभी किसानों ने घर से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुना। इस कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री व अपर मुख्य सचिव कृषि ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया, वहाँ से वैज्ञानिकों लोगों ने बताया हमसे कि जैसे FPO खोला जा रहा है, वो किसान संगठन कम से कम 10 आदमी का समूह होना चाहिए पहले, इससे आप लोगों की आय दुगना होगी। और ये बैंक से जो है, जैसे ये PM किसान के बारे में बताया गया, ये इसमें कई चीज़ें हम लोगों को बताया गया, जैसे डेयरियों के विषय में हर तरह के वैज्ञानिक लोग बैठे हुए थे। हम लोगों को कई जानकारियाँ प्राप्त हुई किसानों को। यहाँ बहुत कुछ जानकारी दी गई सर, हर प्रकार की। सबसे ज़्यादा जैविक खेती में जोर दिया गया। जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया गया और ये बताया गया कि जैविक खेती में जैसे कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, इससे बचा जा सकता है। इसी तरह की और तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई सर। PM किसान योजना के विषय में जानकारी दी गई और अपने अधिकारियों से ये कहा कृषि मंत्री जी ने कि जिनके खाते में अभी तक कोई गड़बड़ी के कारण, किसी भी गड़बड़ी के कारण, जैसे कि किसी का आधार कार्ड नंबर गलत है, किसी के अकाउंट नंबर गलत है, इनको स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त तक सबको सुधार करके निवारण किया जाए। कृषि संबंधित जानकारी मिली, कुछ विकास के संबंध में जानकारी मिली, धान उर्वरक के बारे, जैविक खाद के बारे में जानकारी मिली। लाइव स्ट्रीमिंग जो के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिकों की बात, किसानों से संवाद और NIC में संवाद के लिए किसानों ने प्रश्न भेजे थे, उनका जवाब दिया गया। दूसरा ये कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की खरीफ की फसलों के बारे में, बागवानी सब्जियों के बारे में तकनीकी जानकारियाँ किसानों को दी गई। मेरठ में वन विभाग ने 1 घंटे में 30 किस्मों के 360 पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड प्रदेश सरकार के निर्देश पर मेरठ समेत प्रदेश के 8 जिलों में विशेष मुहिम के तहत कुल 240 किस्मों का पौधारोपण किया गया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कार्यक्रम में 1 घंटे के भीतर गड्ढे खोदकर पौधे रोपित किए गए। इस कार्य की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। DFO अदिति शर्मा ने बताया कि इस अभियान की 1 घंटे की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जा रही है, जो आज शासन को भेजी जाएगी। शासन स्तर से यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। वह अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से इसे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल करेंगे, जिसका रिजल्ट शासन जल्द ही घोषित करेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है, जो कि हमारे वन विभाग, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये प्रयास किया गया है। इसमें हम एक ऑफिशियल अटेम्प्ट कर रहे हैं गिनीज का, जिसमें कि मैक्सिमम स्पीशीज ऑन मल्टीपल लोकेशंस, मतलब अधिक से अधिक प्रजातियां 8 लोकेशंस पर लगाने का प्रयास किया है। इसमें टोटल 240 प्रजातियों का रोपण आज किया है 8 स्थानों पर। ये हस्तिनापुर में जो आज राजकीय कृषि डेयरी फार्म पर हमने एक प्रयास किया है, इसमें 30 प्रजातियों के प्रति प्रजाति 12 पौधों का रोपण हमने किया है और टोटल 360 पौधों का रोपण हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। इस बीच जहां कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से निपटने के लिए हर रोज व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, जिसके लिए कोरोना सर्वाइवर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। मुरादाबाद के कोरोना से संक्रमित होने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके नागफनी थाना प्रभारी सुनील कुमार, कांस्टेबल प्रेमराज और व्यापारी संतोष अग्रवाल कहते हैं कि योगी सरकार के द्वारा कोरोना से लड़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वे पहले कोरोना के नाम से ही डर गए थे, लेकिन उनका अस्पताल में बहुत अच्छे से ध्यान रखने के साथ ही साथ पूरी देखभाल भी की गई और समय से दवाई भी दी गई।
अस्पताल के चिकित्सकीय स्टाफ और अधिकारियों के द्वारा उनका मनोबल भी बढ़ाया गया, जिसका नतीजा ये है कि वह अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं 6 जून को कोरोना पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट आई थी और उससे 2 दिन पहले ये मेरा जो हमारा था कांस्टेबल प्रेमराज, ये जो खड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव आए थे। हम लोगों को टीएमयू में भर्ती कराया गया था और टीएमयू में हम लोगों को टाइम से जो दवाएं दी वो हमें दवाएं दी गई और वहाँ के स्टाफ द्वारा जो है हर तरीके से हमारी देखरेख की गई और हम लोगों का जो है उत्साहवर्धन किया गया वहाँ पे कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, घबराने वाली बात नहीं है। दवाओं से और उत्साहवर्धन से हम लोग जल्दी ठीक हुए और अब आपके सामने बैठे हुए हैं। सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। यूपी में जितने भी केस हैं रिकवर बहुत जल्दी हो रहे हैं, सारी सुविधा मिल रही है हम लोगों को। समय समय पे हमारा ट्रीटमेंट किया गया, समय समय पे मेडिसिन दी गई थी, दवा, और समय समय पे हम लोगों को खाना दिया गया था। और जो लोग हम लोगों को आते थे हमारे पास मेडिसिन या दवा खाना लेके, वो लोग हम लोगों का संवर्धन करते रहते थे। गवर्नमेंट से हमें कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट तो ये वास्तविकता है कि हम जितना कर सकती है उससे ज़्यादा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर आदमी को दिन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट तो जितना कर सकती है उतना कर रही है। उन्नाव के एक वरिष्ठ नागरिक ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि सरकार और डॉक्टरों के सभी इंतजाम बेहतर हैं और उसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए जनता से काढ़ा पीने, कपाल भारती, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने की बात कही है। घर लौटने पर घर वालों ने भी खुशी का इजहार करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया और सरकार का आभार व्यक्त किया। कोरोना पॉजिटिव हुआ और तुरंत मैं अपने को चेक कराने के बाद बिछिया ब्लॉक मुझे भेजा गया और वहाँ पूरी सुविधाएं मुझे उपलब्ध कराई गई। मैं अपनी ओर से और समाज की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार का रविंद्र कुमार जिलाधिकारी सीएमओ उन्नाव और डॉक्टरों का कोट कोट नमन करता हूँ। मेरे पिताजी को कोरोना हुआ था, जो बिछिया ब्लॉक में एडमिट हुए थे, वहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर घर आ गए हैं और मैं भारत सरकार, मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला उन्नाव, जिलाधिकारी, सीएमओ सबका आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को जल्द स्वस्थ करके घर भेज दिया। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले अनंत राम श्रीवास्तव कानपुर सिटी बमकांड के आरोप में 6 साल तक जेल में रहे और फिर आज़ादी से पूर्व उनको हाईकोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन सजा की तारीख से पहले देश आज़ाद हो गया। इस कारण उनकी फांसी को भी टाल दिया गया। आज़ाद देश में कई साल तक जीवित रहने के बाद आज उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बहू कन्नौज जिले में निवास कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अनंतराम श्रीवास्तव का परिवार आज़ादी में किए गए संघर्षों की कहानी बताने के बाद वर्तमान में कोरोना महामारी से संघर्ष कर रही सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से सबसे ज़्यादा लाभ गरीब तबके के लोगों को मिला है। कोरोना के कारण हुई बंदी के बाद जो संकट देश में रहने वाले गरीब और रोज कमाने खाने वालों के सामने आने वाला था, उसको सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से दूर कर दिया गया है। जो सरकार कर रही है वो बहुत ही सारी, जबकि पहले सरकार से हमें ऐसी उम्मीदें नहीं थी। अगर वो होती तो शायद इतना नहीं कर पाती जो मोदी सरकार ने किया है। और हम तो यही कहते हैं कि भगवान उनको और उम्र दे जो कि देश की सेवा कर सके। हाँ, और जो काम 500 साल में नहीं मंदिर बनवा सके वो मोदी ने किया। कश्मीर हमारा चला गया था, उसको लिया है। आज मोदी सरकार चीन से भिड़ंत कर रही है। तो बहुत सराहनीय काम है। इतना सराहनीय काम आज तक सरकार, पिछली सरकारें नहीं कोई किए है। नहीं, सरकार के जो कार्य है सराहनीय है। भाई गरीबों के लिए राशन दे रही है। अब पूरा खर्च सरकार उठा नहीं सकती, कोई भी हो, लेकिन राशन दे रही है, पैसा भी दे रहे, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे। तो इतना ही बहुत कुछ किया है सरकार ने, जिससे गरीब कम भूखा तो नहीं सोएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसका लाभ मत्स्य पालक उठा रहे हैं। प्रयागराज जिले में मत्स्य पालक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निजी भूमि में तालाबों के निर्माण में अनुदान, RAS टैंक विधि यानी री एक्वा सिस्टम के तहत मत्स्य बीज, रियरिंग यूनिट का निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना, साइकिल विथ, आइस बॉक्स, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, फिश कियोस्क आदि शामिल हैं, जिसका लाभ सीधे मत्स्य पालकों को मिलेगा। उप निदेशक मत्स्य प्रयाग मंजर ने बताया कि निजी भूमि पर तालाब बनवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य पालकों को उनकी सुरक्षा बीमा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है, जिसमें अपंगता होने पर 2,50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि मत्स्य पालकों को दी जाएगी। राकेश ने अपने फार्म पर मछली पालन के साथ ही नए मछली पालकों को नई विधि से मछली पालन का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कम जगह में ही बायोफ्लॉक सिस्टम से सींगी, देसी, मांगुर, पातपा, टेंगरा जैसी महंगी मछलियां पालकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। VP सिंह ने बताया कि इस विधि से मछली पालक 10 टैंक से वे आसानी से 8 से 10 लाख रुपए की आय 9 और 10 महीने में ही प्राप्त कर सकते हैं। जो बेरोजगार युवक हैं देश में, उनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत RAS का निर्माण का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो बेरोजगार हैं वो कम भूमि में भी अपने तकनीकी ज्ञान को वृद्धि करते हुए अच्छी से अच्छी आय ले सकें तथा उनका पलायन रुक सके। इस विधि को अगर हम बात करें तो जैसे इस लॉकडाउन में भारत सरकार ने मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए बजट में दिया है। इसके तहत बायोफ्लॉक विधि और RAS सिस्टम दोनों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में इसको एक नई टेक्निक के रूप में प्रमोट करने का पूरा जोर दिया है। इसमें उन युवाओं को जो बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करेंगे उनको 30 से 40% तक सब्सिडी मिल रही है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगी। इस सब्सिडी के साथ साथ सरकार लोन भी प्रोवाइड करा रही है, जो आपके निकटतम बैंक से बड़े आसानी से लोन मिल रहा है। तो इस तरीके से युवा इस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इस विधि से आप फार्मिंग कर सकते हैं। इस विधि का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें पूरा वक्त देने की ज़रूरत नहीं, आप सुबह शाम 1-1 घंटा देके भी इसका फार्मिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा सभी परिषदीय, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन देने की योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत बच्चों को विद्यालय में मेनू के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन पौष्टिक उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन विगत कुछ माह से कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालय बंद हैं। इसलिए सरकार द्वारा अब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 2 किलो 500 ग्राम गेहूं और 5 किलो 100 ग्राम चावल व जूनियर के प्रति बच्चों को 3 किलो 800 ग्राम गेहूं और 7 किलो 600 ग्राम चावल गांव में ही कोटेदारों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालयों को मिलने वाली कवर्जन कास्ट भी अब विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है, जिसके अंतर्गत 374 रुपये प्राथमिक विद्यालय व 561 रुपये जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को प्रति माह उपलब्ध कराई जा रही है। बांदा में सरकार की इस योजना के बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अब उनके बच्चों को स्कूल में मिलने वाली सुविधा घर बैठे ही उपलब्ध करा रही है। ये जो है बच्चों को जो मध्याह्न भोजन मिलता था जब विद्यालय खुले रहते हैं, अब क्योंकि मैं इसमें लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको सरकार जो राशन इनका मिलता था वो राशन और प्लस कन्वर्जन का पैसा इनको मुहैया करा रही हैं, जिसको हम लोग बैंक के माध्यम से इनके माता पिता का खाता लेकर के भेज रहे हैं और राशन अनाज जो है कोटेदार के माध्यम से हम लोग प्राधिकार पत्र देते हैं तो बच्चे वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। प्राधिकरण पत्र के मिला था हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा पट्टन पुरवा में पढ़ रहा है प्राथमिक में, तो उसी के आधार से मिल रहा है। चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। चावल मिल रहा है 5 किलो 100 ग्राम और गेहूँ मिल रहा है 2 किलो 500 ग्राम। हमें राशन प्राधिकार पत्र के कारण प्राप्त हो रहा है, जो हमें विद्यालय में मिला है। 2 किलो 500 ग्राम चावल और 5 किलो 100 ग्राम गेहूँ
कुल 7 किलो 600 ग्राम मिल रहा है। जी हमारा एक सागर नाम का बच्चा है जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता रहा है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है जी। और उसको प्राधिकार पत्र मिला है विद्यालय से, जिसके तहत जो है हमारे बच्चे को 2.5 किलो गेहूँ और 5 किलो 600 ग्राम चावल जी सरकार की तरफ से मिला है। कोटेदार ने दिया है। और हम इस लॉकडाउन के चलते बच्चे जो है हमारे स्कूल में बंदी की वजह से इनको राहत कार्य दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ। पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में व्यापार और रोजगार की तरफ एक नया कदम उठाते देखा गया है। दरअसल जनपद जालौन में एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत एक सामाजिक संस्था कान्हा गौशाला द्वारा गाय के गोबर से निर्मित राखियों का निर्माण कर रही है, जो हिंदू संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांत को बल देती है। साथ ही लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक मदद के रूप में रोजगार भी मुहैया करा रही है। सावन के महीने में रक्षाबंधन के त्यौहार आने से सामाजिक संस्था कान्हा गौशाला ने महिला को रोजगार देते हुए गाय के गोबर से बनी राखियां तैयार कराई हैं, जो बेहद आकर्षक और चाइनीज राखियों से सस्ती भी हैं। पीएम मोदी स्वयं इन बात को दोहराते दिखे हैं कि आपदा को अवसर में बदलें और स्वदेशी अपनाएं, ताकि देश की तरक्की और विकास हो सके। इन राखियों को देख प्रधानमंत्री मोदी की बात चरितार्थ नजर आती है। कान्हा गौशाला के अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्य में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। साथ ही गोबर से बनी राखी में तुलसी के बीज मिलाए गए हैं, ताकि जब राखी टूटने के बाद कहीं डाली जाए तो तुलसी का पौधा वहां लग जाए, यानी एक पंथ 2 काज हो सकें। श्रमिक महिला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी वे परेशान थीं। परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई थी, मगर इस राखी निर्माण के कार्य से उन्हें आर्थिक बल मिला है और अब वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रही हैं। मेरे पास छोटी सी गौशाला है, जिसे हम लोग काफ़ी सालों से चला रहे हैं। और जब हम लोगों ने देखा कि गोबर का काफ़ी हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो इसका क्या उपयोग किया जाए, तो हम लोग उसकी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। दीपावली के टाइम पे मूर्तियाँ बनाते हैं, गमले बनते हैं, गोबर की लकड़ी बनती है, ईंट बनती है, धूप बत्तियाँ बनती हैं। और आजकल सावन का टाइम चल रहा है, तो हम लोग गोबर की राखियाँ बना रहे हैं। आपने देखा होगा चाइना से जो राखियाँ आती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं अधिकतर, और जब प्लास्टिक आपने देखा होगा काफ़ी सालों तक डिस्पोज नहीं होता है, तो उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारी गोबर की राखी पानी में गिर जाएगी तो जल पॉल्यूशन नहीं करेगी, और अगर कहीं मिट्टी में गिर जाएगी तो आपको इसमें तुलसी का और गिलोय का बीज है, तो एक तुलसी का पौधा और गिलोय का पौधा भी आपको देगी। तो हम लोगों का सभी मातृशक्ति माता बहनों से निवेदन है कि वो गोबर की राखियों का उपयोग करें। मेरे पास कोई काम नहीं था, कोरोना वायरस की वजह से परेशान थी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके मुझे काम मिला है राखी बनाने का, मूर्ति बनाने का, इससे हमारी घर गृहस्थी चलती है, इसी से हमारा खर्चा चलता है। पिछले कई दिनों की उमस से बेहाल कर देने वाली गर्मी से आज लखनऊ में बारिश होने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। मानसून की सक्रियता के चलते राज्य में बारिश के आसार बने हैं। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि मानसून की टफ लाइन यूपी से होकर गुजर रही है, इसलिए प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार बने हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से बारिश का जो सिलसिला थमा हुआ था, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी। आज से 31 जुलाई तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान कुछ जिलों में बारिश से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। यही वजह है कि 28 से 31 जुलाई तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानियां रखनी होगी, आइए जानते हैं। हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हेपेटाइटिस रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाना। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। रोग बढ़ने पर व्यक्ति को सिरोसिस, लिवर कैंसर और जिगर फेल होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। जो हेपेटाइटिस ए और ई होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती। वो 4 से 6 हफ्तों के अंतराल में आपको, अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है वो आपको क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक रह सकती है और उनसे आपको लिवर की बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस और लिवर का कैंसर जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं वो हो सकता है। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार। भारत अलौकिक सुंदरता और अद्भुत संस्कृति की मिसाल पेश करता एक ऐसा देश है जहां कई रंग अपनी छटा एक साथ बिखेरते हैं। यहाँ जो